भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास
चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहाँ भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की बात।
चार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। तू अजन्मा, तू निष्कामी, त्रिकालदर्शी, सबका स्वामी। तू विदेही, तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है।
एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इस कनेक्ट वन के 31st डे का ट्रेनिंग सेशन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज तक आपने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अकाउंट का पूरा नॉलेज लेते रहे हैं कंटिन्यूअसली, और आज उसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एम परिवहन और आरसी माने आपका व्हीकल का या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इंश्योरेंस और व्हीकल के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको पता ही है कि जो इस व्हीकल का खरीदना है, क्योंकि समय प्रति समय जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से सेवाओं का रूप भी बढ़ गया है। पुराने ज़माने में सेवा थोड़ा ही कम जगह पे होती थी, या नहीं तो फिर आपको जब दूर जगह पे करना है तो सेवा को आप क्या करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन समय बदलता जा रहा है तो बाबा ने भी सेवा की जो विधियां हैं वो भी बदल दिया। तो उस हिसाब से आपको भिन्न भिन्न रीति से साधनों को खरीद कर यज्ञ में और उसको यूज़ करके सेवाओं को बढ़ाने का एक सुंदर मौका बाबा ने दिया है, और वो हम समय प्रति समय करते ही हैं। आपको पता होगा कि छोटे सेंटर पहले क्या होता था, कोई भी सेंटर में लगभग आपका एक छोटा सा स्कूटी या ये भी नहीं हो पाती थी कि स्कूटी भी नहीं खरीदते थे, और ज़्यादातर बहनें दूर दूर तक गांव में भी पैदल जाकर सेवा करती थी। अब समय के हिसाब से और यज्ञ का नियम भी समय प्रति समय चेंज होता रहा है। उस हिसाब से अभी जो भी सेंटर की बहनें व्हीकल खरीदना चाहती है या स्कूटी खरीदना चाहती है तो उसके लिए तो छुट्टी दिया है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यदि सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं तो जितना सेवा आपके पास है तो आप आराम से स्कूटी खरीद सकते हैं। और स्कूटी भी खरीदने का भी एक विधि और उसका भी छोटे छोटे पॉइंट्स आज थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूटी ऐसे ही जाके खरीदना नहीं है। आपको कोई भी स्कूटी खरीदना है तो पहले आपको अपने बैंक में सारे अमाउंट डालना है, और अमाउंट डालने के बाद भाई बहनों का सेवा लेकर बैंक में डालकर चेक के द्वारा ही स्कूटी खरीदनी है। क्योंकि जहां 10,000 के ऊपर आप कोई भी आइटम खरीदते हो तो हमारा यज्ञ का नियम है आपको किसके द्वारा खरीदना है, चेक के द्वारा ही खरीदना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
चेक के तो द्वारा तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उसमें डिफरेंट स्टेजेस भी है कि कैसे हम पहले एडवांस वाला लेके करें, फिर कैसे हम स्कूटी खरीदने के बाद बोलते हैं कि भाई आपका तो 2 साल का वारंटी है और 3 साल का वारंटी हम एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फिर आपको बोलते हैं कि ये तो केवल व्हीकल है, एक्सेसरीज अलग होती है, स्टैंड अलग होती है और आपका ग्रिपर अलग होती है और बहुत सारे जो उसके बजर अलग होती है। ऐसे करके वो शॉप वाला बोलकर आपको वो सारे एक्सेसरीज का अलग बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि भाई जब जैसे ही स्कूटी खरीदते हैं तो पहला नियम यही होती थी पहले ज़माने में कि इंश्योरेंस बाद में भी करा सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने नियम इतना सख्त कर दिया, आपको इंश्योरेंस उसी डेट पे करानी है। ये भी तो अलग बात हो गई है, नया समय प्रति समय आपको चेंजेस आया है। फिर उसके बाद और गवर्नमेंट ने ये भी नियम चेंज कर दिया, भाई आपको पहले ही आपको 3 साल का या 5 साल का इंश्योरेंस अकेला उसी टाइम में भरनी है, तो उसका भी अलग चेंज नियम आ गया। तो ये सारे नियम समय प्रति समय चेंज हो रहा है। इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ललित भाई ने क्लास लिया है। फिर भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट समझकर फिर अकाउंटिंग में इसको क्या करना है, कैसे आपको एंट्री करनी है और कैसे हमारा आरसी अपलोड करनी है, इंश्योरेंस अपलोड करनी है। हम आरसी और इंश्योरेंस अपलोड करने के बाद भी हमारा जो अकाउंट एनालिसिस में बार बार बोलता है कि भाई आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, अब उसको कैसे मिटाना है। इन सब चीज़ों को बहुत सरल रीति से आज हम समझेंगे। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें स्कूटी खरीदना है तो कौन सा खरीदें। देखिए, जैसे बहन की फिजिकल कैपेसिटी है या बॉडी है, उसके हिसाब से उसको स्कूटी आप 2 प्रकार के आप ले सकते हैं। एक होता है कि लाइट वेट वाला और एक होता है कि हेवी ड्यूटी वाला। लाइट वेट वाला क्या होता है कि पूरा प्लास्टिक का बना होता है और 75 सीसी बोलते हैं उसको। सीसी माने क्यूबिक कैपेसिटी। जो इंजन का क्यूबिक कैपेसिटी जितना कम होता है तो स्कूटी उतना ही लाइट और क्या बोलते हैं बहुत छोटे मोटे चीज़ों के लिए काम में आएगा। यदि उसके अंदर ज़्यादा आप कुछ सामान डाल के आप ले जाना चाहते हैं, या नहीं तो 2-2 लोग या 3-3 लोग बैठ के, 3 लोगों तो परमिशन ही नहीं है, 2 हेवी लोग बैठेंगे स्कूटी पे तो स्कूटी का जान निकल जाएगी। इसलिए 75 सीसी जो है, एक बहन बहुत जो जिसका बॉडी वेट बहुत कम हो और कम डिस्टेंस पे जाएं और फिर क्या होगा एक ही चलाएं और दूसरा कोई को बिठाएंगे कम, तो फिर 75 सीसी वाला आप ले सकते हैं। नहीं, और आपको और अच्छा और स्ट्रॉन्ग व्हीकल चाहिए, कहीं गिरेगा भी या कहीं एक्सीडेंट हो गया भी तो फिर गाड़ी अपने आप को सेफ्टी के लिए रहना है, तो फिर आपको मेटालिक बॉडी वाला गाड़ी आप ले सकते हैं। जो जनरली आप होंडा एक्टिवा ही ज़्यादातर ब्रह्मा कुमारी इसमें लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो गाड़ी भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है और उसका जो बॉडी भी आपको मेटालिक है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो जो गाड़ी खरीदना ये आपका पर्सनल चॉइस है। इसमें कोई ऐसा हम सुझाव ही दे सकते हैं कि आपको कौन सा गाड़ी ले सकते हो, कौन सा गाड़ी नहीं ले सकते हैं। तो जो भी गाड़ी आप 100 सीसी हुआ या 150 सीसी हुआ, तो उसमें क्या है कि 2 बहनें आराम से बैठकर जा सकते हैं उसमें कहीं पे भी, या सेवा में किसी कन्या को भी साथ में ले जाना है भले आप साथ में ले जा सकते हो, या थोड़ा बहुत भी हेवी भी होंगे बॉडी तो भी आपका वो व्हीकल आराम से ले जा सकता है। इसीलिए आपको जो बहनों के वेट या भाइयों के वेट के हिसाब से आप गाड़ी सेलेक्ट करें। स्कूटी का खासकर 75 सीसी है तो बहुत ही उस गाड़ी में नाजुक होता है, तो उस हिसाब से जब नाजुक बहन हो या नहीं तो फिर बहुत कम इस्तेमाल हो तो उस 75 सीसी के उसमें ले सकते हैं। क्योंकि एक बार कोई भी गाड़ी खरीदते हैं लगभग वो गाड़ी 15 साल तक आपको मेंटेन करना होता है जनरली। बीच में जब ज़्यादा खराब होते हैं तो बेच सकते हो, लेकिन उससे पहले की मैं प्रक्रिया बताता हूँ। जो भी गाड़ी खरीदते हैं अगला 15 साल का सोचकर खरीदें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समय प्रति समय अभी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, बहुत सारे नियम बदल रही है। नियम क्या बदल रही है कि आपको BS4, BS5, BS6 ऐसे करके बिल्कुल इकोलॉजी
को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, समय प्रति समय इन सब चीज़ों के नियम भी बदलते जा रहे हैं। तो आपको कभी कभी लगता है कि भाई बहुत सस्ते में व्हीकल मिल रहा है, तो जाके हम तुरंत खरीद के ले आते हैं और बाद में बोलता है कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो फिर आप गाड़ी को वापस करोगे तो वो भी नहीं लेगा और अपने साथ भी नहीं लेगा। तो इसीलिए समय प्रति समय आपको सारे चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में जो लेटेस्ट व्हीकल है, जो भी गाड़ी आप खरीदते हो या कंप्यूटर जब खरीदते हो, जितना हो सके लेटेस्ट खरीदना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंजन का टेक्नोलॉजी भी बहुत लेटेस्ट होती है और फिर उसके अंदर पोल्यूशन की कैपेसिटी भी डाउन होती है। और तीसरा, सारे नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट कभी भी किसी के ऊपर वो बोलते हैं कि BS6 BS4 का या BS3 का व्हीकल्स आप बंद कर दो जी करके, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा करके एक अचानक भी वो सब कुछ लॉ निकाल सकती है। तो समय प्रति समय हमको लॉ को समझते हुए जो भी गाड़ी आप खरीदते हो लेटेस्ट खरीदें तो बहुत बहुत अच्छा है। और साथ साथ में आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसी गाड़ी में आपको कोशिश करके आपको बहुत ही अच्छा एसेसरीज डलवाना है। एसेसरीज उसको कहते हैं जो गाड़ी के पार्ट्स है जो गाड़ी के साथ नहीं आती है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आगे का क्या होता है कि एक पूरा जो गाड़ी का जो मडगार्ड होता है उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्टील का फ्रेम होता है। कोई भी आप गाड़ी कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा पहला इम्पैक्ट उसी के ऊपर होता है। फिर आपका पीछे का टेल बोर्ड में भी आपको सपोर्ट करने के लिए उसको सारी चीज़ आपका जो स्टील एसेसरीज है वो आता है। प्रोटेक्टिव गियर है, यानी तो कोई आके साइड में मारेगा तो आपका इंडिकेटर टूट के चला जाएगा, इसलिए इंडिकेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टील का रॉड एसेसरी के रूप में आपको मिलता है। तो और कहीं पे भी साइड में स्टैंड भी कई कई स्कूटी में आती है, या नहीं तो फिर उसको भी एसेसरी में आपको ऐड करना पड़ता है। जो बहनें पीछे बैठती है तो वो पैर उसके ऊपर रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक साइड स्टैंड अलग आता है, वो भी एसेसरीज में आता है। तो ये एसेसरीज यदि आपको सस्ता में मिल रहा है या मैं बाहर जाके सस्ते लगाऊंगा, ये आप नहीं करें, क्योंकि वो जैसे ही कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, रस्ट होकर फिर पूरा पूरा उसका खराब होकर जंक लगकर वो खराब भी हो जाएगा, आपकी गाड़ी का प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसलिए गाड़ी का जो एसेसरीज भी सोच समझ के अच्छा वाला ले लें। और साथ साथ में गाड़ी के साथ, यदि गाड़ी के साथ भी कई कई कंपनी दे देती है, नहीं है तो फिर एक बजर होती है। बजर उसको कहते हैं, जैसे ही आप दाहिने मुड़ना चाहते हो या बाएं मुड़ना चाहते हो तो आप इंडिकेटर जैसे ही डालते हैं तो इंडिकेटर के साथ साथ उस बजर का साउंड भी आता है कि मैं दाहिने जा रहा हूं या बाएं जा रहा हूं, ताकि आप कोई भी उस इंडिकेटर को आप ऑन करेंगे, पीछे जो आने वाले जो ट्रैफिक है उसको समझ में आएगा कि ये बहन अभी राइट टर्न ले रही है, ये बहन या लेफ्ट टर्न ले रही है। तो बजर जो बहुत अच्छा साउंड करे वो वाला साउंड वाला बजर लेकर लगाना जरूरी है। तो ये सारे चीज आपका एसेसरीज के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। साथ साथ में इंश्योरेंस और एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी उसको कहा जाता है कि जैसे गाड़ी आप खरीदते हो तो बोले कि भाई आपका 1 साल का गारंटी है या 3 साल का गारंटी है या 5 साल का गारंटी है, ऐसे करके इंजन के पार्ट्स के ऊपर होता है। और जो आपका प्लास्टिक आइटम्स होता है या नहीं तो फिर आपका जो बॉडी के ऊपर होता है उसके ऊपर कभी कभी कोई आपको उसका वारंटी में कवर करते हैं और कुछ कुछ कंपनी नहीं कवर करते हैं। इसलिए वारंटी आपको पढ़ना होता है और अच्छी रीति से समझकर आपको उस एक्सटेंडेड वारंटी में जो गाड़ी क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सारी चीज देखना होता है। फिर साथ साथ में आजकल एक्सटेंडेड वारंटी का एक ये चल रहा है, एक्सटेंडेड वारंटी उसको कहा जाता है कि मान लीजिए 3 साल का आपका गाड़ी का वारंटी है तो और बोलते हैं बहन जी आप 2000 रुपए और दे देंगे तो इसको मैं 5 साल का वारंटी आपको एक्सटेंड करा देता हूं। वो बहुत बहुत सुविधाजनक होती है। 2000 रुपए आज आप रखेंगे, लेकिन कभी कल इंजन का कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो लगभग 5 साल तक वो वारंटी देती
देते हैं। तो इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिश करके आप एक्सटेंडेड वारंटी और ये सारे चीज उसी टाइम में बोल कर लेते हैं, तो फिर जो शोरूम वाले हैं वो कम प्राइस करके वो सारे चीज इकट्ठा एक ही टाइम में करा देते हैं। नहीं तो गाड़ी आज खरीद के लिए आया, फिर बाद में आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कभी हम देंगे या कभी हम नहीं देंगे, ये बोलते हैं। यदि मान लीजिए स्कूटी के बदले में आप कार लेना चाहते हो, मैं केवल एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में ही बात कर रहा हूं, कार में जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि बहन जी आजकल हमारा एक बहुत अच्छा सा ऑफर चल रहा है, इस ऑफर आप खरीदोगे तो आपको 5 साल तक आपको कुछ भी सर्विसिंग कराओगे, उसमें आपका कुछ भी खर्चा एक्स्ट्रा लेबर का और इसका उसका खर्चा नहीं होगा, एक हमारा स्माइल पैकेज है। और बोलता है कि एक 3M का पैकेज है। 3M का पैकेज मैंने उसको कहते हैं जब गाड़ी के जो नीचे का जो पार्ट होता है उधर एक रबराइज्ड कोटिंग डालते हैं। इससे क्या फायदा, जब गाड़ी आपका पानी में या इधर उधर जाता है तो गाड़ी के जो नीचे का जो पार्ट है वो सारे पार्ट क्या हो जाता है, सेफ होता है। तो ये कोटिंग भी आप शुरू में आप करा सकते हो। तो वो सारे चीज भी ध्यान रखते हुए आपको खरीदना है या उसके बारे में बताना है। तो पहले हम स्कूटी के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे, फिर कार के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद आपको इंश्योरेंस जब कराते हैं, तो इंश्योरेंस जब कराते हैं, इंश्योरेंस के टाइम में आपको 2-4 चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक होता है एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होता है कि फुल व्हीकल इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको कहा जाता है कि मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हुए किसी का आपने एक्सीडेंट करा दिया और अगला व्यक्ति का कुछ एक्सीडेंट में सीरियस डैमेज हो गया या उसका शरीर छूटा, तो फिर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट देगी। आप प्रीमियम आप सबमिट करते हो तो फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको उस टाइम में आपको जितना मान लो 8 लाख हो या 10 लाख हो या 3 लाख हो या 4 लाख हो, जितना भी अमाउंट इंश्योरेंस होती है वो इंश्योरेंस आपने जिसका एक्सीडेंट किया है उस व्यक्ति को मिलेगा। यदि आपने इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का नहीं कराया और आपने एक्सीडेंट किया है तो फिर क्या हो जाएगा, वो बहुत हेवी अमाउंट हमको क्लेम करने के लिए हमारे ऊपर क्लेम डालता है, तो फिर हमको बहुत बड़ा अमाउंट उसको देना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस पक्का आपको टाइमली कराना है और टाइमली कराने के साथ साथ आपको थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस जरूर कराना है। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, हर साल में आप इंश्योरेंस कराने के लिए बोलती थी। तो अभी कई जगह पे क्या हो गया, थोड़ा ढीलापन आ गया कि भाई कभी कोई इंश्योरेंस दोबारा रिन्यू कराते हैं या नहीं कराते हैं। तो गवर्नमेंट ने और थोड़ा नियम चेंज किया, कई जगह पे 3 साल, कई जगह पे 5 साल का नियम बना दिया। आपको थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस पहले से ही गाड़ी जब खरीदते हो उसी टाइम में अगले 3 साल के लिए या 5 साल के लिए आपको इंश्योरेंस का अमाउंट भरना पड़ेगा। तो ये जब गवर्नमेंट ने नियम पक्का कराया तो हम तो सोचते हैं कि भाई हमने तो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 3 साल के कराया करके कई लोगों के मन में वहम हो जाता है या निश्चिंत हो जाता है कि हमारा 3 साल तक हमारा इंश्योरेंस हुआ है। लेकिन 3 साल तक कौन सा इंश्योरेंस हुआ, ये बहनों का जानकारी थोड़ा कम होती है। ये थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस 3 साल का होता है, लेकिन फुल बॉडी का जो इंश्योरेंस है वो 1 साल का ही होता है। और उसमें भी फुल बॉडी में भी बोलते हैं कि कई बार इंश्योरेंस एजेंट आपको ऐसा समझाते हैं कि दीदी आप ऐसा करना कि इंश्योरेंस ऐसा ले लेना जिसमें 0 डिप्रिसिएशन काउंट हो। डिप्रिसिएशन माने क्या है, हमारी बहनों को, कई बहनों को आइडिया नहीं होता है, क्योंकि हमारी बहनें इतनी प्रोफेशनल नहीं होती है। गाड़ी खरीद लिया, चला दिया, बस इतना ही जानकारी ज़्यादातर रखते हैं। तो भाई डिप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में भी कम नॉलेज होती है। और कई बार बोलते हैं कि इंश्योरेंस तो आपने कराया लेकिन साइड में आपका जो प्लास्टिक गिस्टिक सारे टूट गया, वो बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस में प्लास्टिक कवर होता ही नहीं है, आपको ध्यान में रखना है करके बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए कई इंश्योरेंस कंपनी ऐसा भी आपको ऑफर करती है जहां प्लास्टिक हो या कुछ भी हो, किसी का भी डैमेज होता है उसको भी हम ठीक करके देते हैं। तो ऐसे आपको जो इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं वो भी आपको सोच समझ कर लें,
तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अचानक आजकल आपकी गलती से नहीं, अगले वाले की गलती से हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि हम तो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पीछे से आके कोई गाड़ी को टोकर मारेंगे तो गाड़ी टूट जाएगा, या नहीं तो फिर आगे से साइड से आके मारे या पीछे से आके मारे, कहीं से आके कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तो इंश्योरेंस आपको पूरा गाड़ी का फुल पार्टी का कराना पड़ेगा, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी पूरा कराना पड़ेगा, जिससे आपको गाड़ी का भी इंश्योरेंस मिलेगा। और साथ साथ में यदि आप किसी को एक्सीडेंट करके किसी और को नुकसान होता है, उस व्यक्ति को भी इंश्योरेंस पैसा देता है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बहनें आजकल क्या कर रही है, कनेक्ट वन में जब एंट्री करती है तो कनेक्ट वन में एंट्री में उसमें इंश्योरेंस में लिखा हुआ कि अगला 3 साल तक है। तो इस 3 साल तक है, तो आपने 3 साल तक एंट्री कर दिया कि भाई हमारा इंश्योरेंस कब एक्सपायरी होगा, 3 साल तक एक्सपायरी होगा। आज 2020 में लिया, 2023 तक अब आराम से निश्चिंत में रहेंगे करके हम सोचते हैं, लेकिन 3 साल का आप चेक करो अपने इंश्योरेंस में, वो थर्ड पार्टी का होता है। लेकिन गाड़ी को यदि दूसरे साल में कोई चोरी करके लेके गया या कोई बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, तो आपको बोला है कि इंश्योरेंस पे आप लेके जाओगे, तो कंपनी बोलती है कि ये तो आपने थर्ड पार्टी का कराया है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का नहीं कराया है। इसीलिए बोलते हैं कि आपका तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपने पैसे से सारे खर्चा उठाना पड़ेगा। तो आपने इंश्योरेंस पेमेंट भी किया, लेकिन पता नहीं, क्योंकि कनेक्ट वन में ये सुविधा बनाई गई है, जब आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है उसमें क्लियरली आपको देते हैं, लिख के देते हैं कि ये कब आपका इंश्योरेंस ड्यू हो रहा है। जब इंश्योरेंस ड्यू होने वाला आपको क्लियरली पता है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि बोलेंगे अभी हमारा इंश्योरेंस का टाइम हो गया, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आज थोड़ा सा आप कनेक्ट वन का ये भी चेक करते हैं कि कहाँ पे आप इंश्योरेंस आप एंट्री करते हो उसके बारे में, और व्हीकल का एंट्री कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। आपने ऑलरेडी किया होगा या समझ में आया तो फिर आपको और मैं बताता हूँ। थर्ड पार्टी का आप प्रश्न पूछ रहे हैं। थर्ड पार्टी का माना आप अपना गाड़ी और आपका छोड़ के यदि तीसरा व्यक्ति को आपने एक्सीडेंट कराया है, उस एक्सीडेंट करने के बाद उसके जो परिवार वाले आपके साथ क्लेम करेंगे कि आपने हमारा पति का जान लिया या बेटे का जान लिया या हमारे परिवार वाले व्यक्ति का जान लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको कुछ मुआवजा दे दो या कुछ पैसा दे दो, ताकि आपकी गलती से हमारे परिवारजन का जान चली गई। तो वो बहुत हेवी क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का जान का कीमत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो बोलेंगे एक व्यक्ति को तो यदि शरीर चोटता है, वो भी यंग लड़के को आपने एक्सीडेंट किया और बुजुर्ग को एक्सीडेंट किया, दोनों में बहुत अंतर है। यंग लड़के को आप एक्सीडेंट किया तो वो बोलेंगे यदि जिंदा होता तो इतना पैसे कमा लेता, यदि मान लो वो बहुत अच्छा पोजीशन में होता, उसको आपने एक्सीडेंट कर दिया तो उसका कॉस्ट और ज्यादा होगा। ऐसे करके आपको कोर्ट में आपके अगेंस्ट क्लेम करेंगे, किसी का घर बार भी बिक सकता है ऐसे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये तरीका अपनाया है कि आपको जो भी काम करना है वो सारे चीज आपको थर्ड पार्टी वाला करेंगे। तो आज आपने प्रीमियम भरा 2000 रुपए या 5000 रुपए का, जब 2000 रुपए और 5000 रुपए का जब आपने ये वाला भरा है, तो फिर आपको क्या करेंगे कि यदि एक्सीडेंट किसी का होता है तो उस एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं। मैं आप सबको एक सुझाव दे रहा हूं, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें अपना वीडियो में जाकर हाई क्वालिटी में उसको सेट कर देना। हाई क्वालिटी में सेट करेंगे तो आपको हर चीज बहुत क्लियरली दिखाई देगा, नहीं है तो आपका क्वालिटी ज्यादा नहीं आएगा। आपका इसमें जाकर सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब में क्वालिटी में जाकर हाईएस्ट क्वालिटी में आप डाल सकते हो, ताकि हम जो भी आपको दिखा रहे हैं उसको ढंग से आप देख सकते हैं।
फिर अब इंश्योरेंस में अभी 3 साल वाला इंश्योरेंस है जो थर्ड पार्टी के लिए ही आपने कराया, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है उसमें, माने गाड़ी का 1 साल का और बाकी थर्ड पार्टी का 3 साल का इंश्योरेंस है। अब आप एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, आप इंश्योरेंस कार डिटेल में जब आप एंट्री करने के बाद यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट लिखोगे 2023, तो आप निश्चिंत होकर बैठेंगे 2023 तक क्या होगा, तो 2023 तक मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस है करके आप बैठेंगे। लेकिन आपको ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी भी नहीं होगा। इसलिए मैं ललित भाई जी को और अकाउंट्स टीम को भी मैंने बताया है कि ऐसे थर्ड पार्टी वाला डेट अलग डालें और गाड़ी का इंश्योरेंस अलग डालें, ताकि हमारी बहनों को एक कनेक्ट वन अपने आप उसको रिमाइंड करा दें कि भाई आपका गाड़ी का इंश्योरेंस अभी ड्यू हो गया और थर्ड पार्टी का ये ड्यू हो गया। या आप जिस इंश्योरेंस एजेंट से आप जो परमानेंट एक रिलेशन बनाकर रखते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट ही आपको सब कुछ समझा देगा, क्योंकि उस एजेंट आपके द्वारा इंश्योरेंस कराएगा, उसको थोड़ा बहुत कमीशन मिलती है। तो उस कमीशन के लिए वो व्यक्ति आपको टाइम से पहले ही कॉल करेगा और टाइम से पहले कॉल करके बोलते हैं आपका इंश्योरेंस ड्यू हो रहा है दीदी, आप इसका इंश्योरेंस बढ़ा दो, तो फिर उस हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आप जहां भी इंश्योरेंस कराते हैं, उस इंश्योरेंस एजेंट का नंबर आप अपने पास रखना और उसको समय प्रति समय उससे माने हमारा कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस पूरा कंप्लीट होने के बाद आप इंश्योरेंस का दोबारा रिन्यूअल कराएं, ऐसे नहीं है। आप मान लीजिए 1 महीना इंश्योरेंस रहा हुआ है तो उससे पहले ही आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन पेमेंट जो इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी पेज होगा वो जब आपका एक्सपायरी डेट होगा उसके बाद से ही काउंट होगा। इंश्योरेंस कंपनी इसलिए बोलती है ताकि 1 महीने पहले ही आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो उसी डेट में आप भूल जाएंगे इंश्योरेंस रिन्यू करना, तो उसके बाद उसी दिन एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो फिर सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ऐसा इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, पहले भी आप इंश्योरेंस रिन्यू करा सकते हो। अब दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए मेरा 16/7/2021 को मेरा रिन्यू होने वाला है। अब मेरे को याद आया 17 तारीख को, और आप बोलोगे कि भाई मेरा इंश्योरेंस रिन्यू कराना, कोई भी कंपनी तैयार नहीं होगी आपका कंपनी को आपका गाड़ी को रिन्यू कराने के लिए। पहले वो इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे हम आके आपका व्हीकल इंस्पेक्शन करेंगे, व्हीकल इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम एक कार्य कर सकते हैं, उससे पहले हम एक काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब इंश्योरेंस आपका ड्यू हो गया या इंश्योरेंस आपका खत्म हो गया, उसके बाद आप इंश्योरेंस कराते हो, उस व्हीकल इंस्पेक्शन चार्जेस एक्स्ट्रा आपके ऊपर लगेगा। दूसरी बात, आपको जो नो क्लेम बोनस होता है, नो क्लेम बोनस माने आप इंश्योरेंस टाइम से पहले ही आपने रिन्यू कर दिया, तो क्या होगा कि पूरा साल आपका गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो नो क्लेम बोनस आपको दे देते हैं। नो क्लेम बोनस आपको मिल जाता है, थोड़ा जितना आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा उससे कम पैसे में आप ये कार्य कर सकते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि जीरो डिप्रिसिएशन क्या होता है। जीरो डिप्रिसिएशन उसको कहा जाता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी का 1 साल के बाद उसका 10% डिप्रिसिएशन होती है या 20% डिप्रिसिएशन होती है। आज आपने गाड़ी 50,000 का ले लिया, अगले साल जब जाएंगे वो 40,000 का होगा, फिर तीसरा साल में जाएंगे 30,000 का हो जाएगा, चौथा साल में जाएंगे तो 20,000 का होगा। ऐसे करके एक गाड़ी जब नई है उसका रेट अलग होता है, 1 साल पुरानी होता है तो फिर उसका वैल्यू घट जाती है, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो वैसे तो जीरो डिप्रिसिएशन उसीलिए कहते हैं लोग, लेकिन आपका गाड़ी का जीरो डिप्रिसिएशन माने मेन मतलब ये समझो कि कभी कभी प्लास्टिक की गाड़ियां, प्लास्टिक का जो पार्ट भी है या नहीं तो लोहे का पार्ट है, वो भी इसमें कवर करते हैं। तो इसलिए आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से क्लियरली पूछें कि भाई आप मेरे को क्या
कराएंगे तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा, वो सोचकर समझकर आपके इंश्योरेंस एजेंट बहुत क्लियरली समझाएगा, दीदी इसका इस पॉलिसी का ये फायदा, इस पॉलिसी का ये फायदा, इस पॉलिसी का ये फायदा। तो फिर आप, क्योंकि पहले गाड़ियां सारे आपको लोहे का बनती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, आजकल सारे आपका प्लास्टिक का बनने लगा। इवन कार भी खरीदोगे बम्पर भी प्लास्टिक का होता है, सब कुछ आजकल प्लास्टिक का ज्यादा हो गया, क्योंकि वो लोग माइलेज ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, गाड़ी का वेट को कम कर देते हैं। जब गाड़ी का वेट को कम करना है तो ज्यादातर आपको प्लास्टिक का पार्ट्स डाल देते हैं। अब ज्यादा का प्लास्टिक का पार्ट्स डाला, एक बार कोई आके थोड़ा ठोकर भी लगा देंगे तो सारी चीज खत्म हो जाएगा। चलते चलते आपका गाड़ी स्किड होकर गिर जाते हैं तो भी क्या हो जाता है, आपका जो प्लास्टिक पार्ट्स है सब टूट जाते हैं, तो उस प्लास्टिक पार्ट्स भी कवर होता है। तो मैं आपको समझा रहा था इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एक्सपायरी डेट है वो वाला यहाँ पे आप देख के डाल सकते हो। मेरे एक सजेशन है, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं चेंज हो जाता है तब तक आपका जो 1 साल जो गाड़ी का जो मेन इंश्योरेंस होता है वो वाला डेट आप डाल दो, ताकि अगले साल ये आपको तुरंत आपको रिमाइंड करा दें। थर्ड पार्टी का डेट डालेंगे तो 3 साल तक मेरा इंश्योरेंस है करके बोलेंगे, ताकि आपको ये अकाउंट एनालिसिस में जाकर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि भाई आपका जो गाड़ी का जो इंश्योरेंस अभी ड्यू है करके बता दे। ठीक है, तो ये वाला आप फायदा उठाना चाहते हो, कनेक्ट वन खोल लेंगे तो आपको रिमाइंडर सेट हो जाएगा उसके लिए, तो फिर आप व्हीकल्स में वैसे करेंगे। तो मेरे विचार से आपका जो भी आप डालते हो इंश्योरेंस का, उसमें नरेशन में आप डाल देना कि थर्ड पार्टी का इतना दिन तक है और मेन गाड़ी का व्हीकल इतना दिन तक है करके आप लिख सकते हो, जब तक सॉफ्टवेयर अमेंड नहीं होता है। या नहीं तो आप अलग से लिख के रख सकते हो, 3 साल का भले इसमें चढ़ा दो तब तक इंश्योरेंस है, लेकिन आपका फर्स्ट पूरा एंटायर गाड़ी का इंश्योरेंस केवल 1 साल का है, तो आप अलग से अपने मोबाइल में गूगल कीप के द्वारा आप रिमाइंडर डाल के सेट करके रख सकते हो। जैसे ही आ जाएगा तो 1 हफ्ते पहले ही आपको रिमाइंड करा देगा कंप्यूटर या आपका मोबाइल। तो ये है इंश्योरेंस के बारे में जानकारी, थोड़ा बहुत दिया है। तो उसके बाद हम जानेंगे कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं या गाड़ी का, जब गाड़ी खरीदते हो तो आपको एंट्री करना तो सिखा दिया है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि कैसे इसके बारे में पूरा जानकारी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को तो उसको एंट्री आज तक स्कूटी नहीं लिया तो नहीं करेंगे, या नहीं तो फिर जिसने किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश हो जाएगा कैसे करना आगे के लिए। जैसे आप देख लीजिए कि पूरा फाइनेंशियल ईयर में हमने स्कूटी खरीदी है, तो स्कूटी कब खरीदी दी है और उसका क्या करना है, वो सारे चीज़ आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। हमने 28/11 को हमने स्कूटी खरीदी है। अब 28/11 को हमने स्कूटी खरीदी है तो उसका एंट्री थोड़ा हम देखेंगे कि कैसे हमने एंट्री किया है उसको। थोड़ा इसको एक हल्का सा समझा देंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि एंट्री हमको कैसे करनी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आजकल जो गाड़ियों का कहानी है, उस गाड़ियों में क्या होने लगा है कि आप पहले एडवांस दो जी, फिर हम आपका गाड़ी बुक करेंगे। क्योंकि हमने ये गाड़ी जो एक लेटेस्ट जो BS6 वाला जो आया था वो लेना चाहता था, इसीलिए हम क्या किए हैं कि उससे जाकर पूछें, बोला कि अभी गाड़ी आया नहीं, आप 5,000 जमा करके जाना, उसके बाद हम करेंगे। तो हमने 5,000 जो उसको जमा करके दिया है। जब 5,000 हमने जमा करके दिए हैं तो फिर हमको एंट्री कैसे करेंगे, एडवांस फॉर व्हीकल एंट्री करके जो दुकान है उस दुकान के नाम से आपको पार्टी में एंट्री करके उसमें आपको इसको चढ़ाना पड़ेगा। फिर आप चेक के द्वारा दिया तो फिर चेक वाला आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने 28 तारीख को गाड़ी खरीदी, 28 तारीख को उसने बिल दी, लेकिन हमने 25 तारीख को उसको फिर और एक चेक भी दिया। जब पूरा अमाउंट आप पे कर दो जी तब आप गाड़ी ले सकते हैं। तो पूरा अमाउंट हमने कब पेमेंट किया, 25 तारीख को पेमेंट किया, और गाड़ी का जो बिल कब दिया था उसने 28 को दिया। तो हम 28 को वोचर डालेंगे, बिल का डेट डालेंगे, लेकिन हमारा जो एडवांस पहले भी दिया और बाकी पूरा गाड़ी का तो अमाउंट इधर ही दे दिया। जब पूरा गाड़ी का अमाउंट देने के बाद हमने एंट्री
कर दिया, स्कूटी आपका 74,490 है, फिर आपका एसेसरीज 1421 रुपए है, दोनों काउंट करेंगे इतना होगा। और उसके बाद आप एडवांस एडजस्टमेंट में जाकर आउटस्टैंडिंग वाले में एडिट करके फिर इसको ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर दूसरा वाला अमाउंट भी आपको ऐसे ही जाकर इसको सेलेक्ट करके एडिट करके फिर उसको ग्रीन करेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट माने हमने पैसा दिया, उसका पूरा पेमेंट, उसका पूरा एक्शन नहीं हुआ, वो एडिट करके फिर ये करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तब देखो एडवांस एडजस्टमेंट में आपने 75,000 दे दिया है और टोटल अमाउंट इतना है। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री करने के बाद आपको, यदि मान लो हमको एक जान पहचान वाला बाबा का बच्चा इंश्योरेंस एजेंट है, तो इंश्योरेंस में बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो उस ऑफिसर से हमने, बाबा के बच्चे हैं तो हमने बोला कि जो क्या बोलते हैं शॉप वाले इंश्योरेंस जो दे रहे थे उसका कॉस्ट ज़्यादा था, और जो बाबा के बच्चे जो इंश्योरेंस ऑफिसर था वो थोड़ा बहुत कम पैसे में इंश्योरेंस कराया, क्योंकि उन लोगों के पास डिस्काउंट ज़्यादा दिलाने का ऑप्शन होती है और बीच में कमीशन जो लेते हैं उसको कट करके वो डायरेक्ट कंपनी के द्वारा कम पैसे में भी करा सकते हैं। तो हम उसके द्वारा कराया, इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस का एंट्री नहीं किया। यदि इंश्योरेंस का एंट्री करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का अलग से किया था हमने, अलग डेट पे, तो वो अलग एंट्री है। नहीं तो एक ही दिन में सारे पैसे इकट्ठा ले लिया उसने, तो फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। हेलमेट ले लिया, वो भी एसेसरीज में आ जाता है। तो ऐसे जो भी आप मल्टीपल एंट्री करके उन सारे चीज़ों को आप इक्वेट करके फिर उसको सेव कर सकते हो। ये है आपका तरीका गाड़ी का एंट्री करने का। तो फिर इंश्योरेंस यहाँ पे डालने के बाद आपको मैं बताया था, प्रोफाइल में जाकर आपका इंश्योरेंस आप जब देखोगे व्हीकल में, तो फिर हर एक गाड़ी का इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको पॉलिसी नंबर चेंज करना पड़ेगा और पॉलिसी डेट भी, एक्सपायरी डेट भी चेंज करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए इस साल मैं न्यू इंडिया से कराया और अगले साल HDFC से कराऊंगा तो फिर आप चेंज भी कर सकते हो। मैं ये इशारा दे रहा हूँ, सभी बहनों को राय दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप करते हो जब इंश्योरेंस एक्सपायरी होता है उससे पहले ही आपको करना जरूरी है। इंश्योरेंस एक्सपायरी होने के बाद यदि आपका एक्सीडेंट किसी का हो गया, किसी के कर दिए, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत हेवी पेनल्टी लग सकती है। और दूसरी बात, बहनें जरूर सारे लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लें और उसके बाद ही आप गाड़ी चलाएं। इवन आप लर्निंग एक लाइसेंस लेने के बाद भी आप गाड़ी चलाते हो तो जो लाइसेंस होल्डर है आपके पीछे बैठा होना चाहिए, या कार में जा रहे हैं तो आपके साथ बैठा होना चाहिए, ताकि वो आपको गाइड कर रहे हैं और आप चला रहे हो। और एल बोर्ड जरूर लगाएं जब आप लर्निंग लाइसेंस में गाड़ी चलाते हैं। तो कई बार सोचते हैं, कई पुलिस वालों का भी एक शुभ भावना रहती है कि भाई ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, चलो दीदी कोई बात नहीं करके बोलते हैं। इसके ऊपर आधारित नहीं होना, क्योंकि हम कोई भी गलत काम करते हैं हमारा संस्था का इमेज खराब होता है और हम रिक्वेस्ट करें उससे और इससे, ये गलत बात है, ये कार्य करना ही नहीं है। हमको हर चीज समय प्रति समय करके रखना ही है। इवन आपको पोल्यूशन कंट्रोल भी होती है, हर 6 महीने में आपकी गाड़ी का पोल्यूशन चेक भी कराना है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी लेकर उसका भी एंट्री करना अनिवार्य है। जो दुनिया का नियम लागू होता है वो हमारे लिए और सख्त लागू होता है, क्योंकि हम गलत करते हैं, दुनिया को हम बोल रहे हैं कि ऐसा अच्छा रहो, ये करो, वो करो करके सिखा रहे हैं, एथिक्स सिखा रहे हैं और नैतिक मूल्य सिखा रहे हैं, और हम ही गलत करेंगे तो ये चांस किसी को नहीं देना है। इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि ये इंश्योरेंस कैसे, कितना प्रकार के होते हैं और थर्ड पार्टी क्या है और ये कैसा है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनकर समझकर क्लैरिटी से ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसके ऊपर गहराई से जानें और थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं आपको
एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ और अच्छी रीति से समझने के लिए। तो ये मैं थोड़ा स्क्रीन भी आपके सुझाव के कारण बढ़ा दिया ताकि आप अभी थोड़ा बढ़िया सा देख सकते होंगे। अब आपको क्या करना है, ये तो गाड़ियों के बारे में जान लिया, आप स्कूटी के बारे में भी जान लिया कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है। और यदि आपको 4 व्हीलर खरीदना है, बड़ा गाड़ी खरीदना है, तो बड़ा गाड़ी कैसे खरीदना है। स्कूटी के लिए तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े गाड़ी को 100% परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि बड़ा गाड़ी आपको ज़्यादा अमाउंट का आती है और ललित भाई जी से जरूर परमिशन लेना अनिवार्य, कंपलसरी है। ये नहीं चलेगा कि हमने गाड़ी ले लिया फिर बाद में हम इंटीमेशन दे देंगे, नहीं। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो, आपके सेंटर का रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास उतना अमाउंट है या नहीं है, और आपका एफडी में है, बैंक में है, ये सारे जानकारी एक फॉर्म मिलता है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में, आपको पता ही होगा। कई लोगों को नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो व्हीकल एप्लीकेशन एक होती है, इसमें एक ललित भाई जी से परमिशन लेने के लिए आपको ये लिखना जरूरी है। अब आपको खरीदना है या गिफ्ट में मिल रहा है, ये दोनों बातें आपको ध्यान से सुनना है। आपको जब जोन नेम पे क्या करना है, आपका जोन नंबर, ये सारी चीज तो आप तो भर ही लोगे। आपका गाड़ी, आपके सेंटर में कितने गाड़ियां हैं वो लिखना पड़ेगा। यदि स्कूटी है तो स्कूटी है करके लिख दो, बड़ा गाड़ी नहीं है करके लिख देना। आप खरीदना चाहते हो या गिफ्ट में एक्सेप्ट करना चाहते हो, इन दोनों को मैं अलग अलग आपको समझाता हूं कि खरीदना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, गिफ्ट लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। आप मान लीजिए खरीदना चाहते हैं या गिफ्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, दोनों केसेस में आपको लेना पड़ेगा। तीसरा, डिटेल्स ऑफ अ व्हीकल यू वांट टू परचेज और एक्सेप्ट इन गिफ्ट। आप मान लीजिए क्या आप लेना चाहते हो, भाई आप Hyundai का सेंट्रो लेना चाहते हो या मारुति का वैगनार लेना चाहते हो और नया लेना चाहते हो या यूज्ड लेना चाहते हो। हमेशा ध्यान में रखना, गाड़ी बाहर से दिखेगा अच्छा, अंदर से खराब हो किसी को पता नहीं लगता। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो क्या बोलते हैं मिस्त्री है, वो लोग भी उतना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। अंदर में इंजन में कुछ खराबी हो तो उस इंजन तो प्रॉब्लम हो गया, वो गाड़ी सेल कर देगा। आपको लगेगा 5 लाख का गाड़ी 1 लाख में मिल रहा है, और वो बोलेगा बहन जी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ या 2 लाख में बेच रहा हूँ। अरे यज्ञ का पैसा बचाना है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, कम पैसे में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए चाहते हैं। आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कई लोगों को ये भी पता नहीं कि मॉडल नंबर क्या है, कब का है वो। मान लीजिए 13 साल गाड़ी हो गया, वो बोलेगा मैं 1 लाख रुपए में या 50,000 में ही आपको दे दूं। आप ज्यादा से ज्यादा कितना साल चला सकते हो, 1 ही साल चला सकते हो। मान लो या 14 साल हो गया तो 1 साल 15 साल खत्म, उसके बाद उस गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं है। कई कई टाउन में गाड़ी का कंडीशन अच्छी है, तो कई कई जगह पे कई कई स्टेट्स में उस गाड़ी को वैलिडिटी आरसी का एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो एक्सटेंशन नहीं देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, दिल्ली में डीजल गाड़ी ले लेंगे तो केवल आप 10 साल चला सकते हो, और आप पेट्रोल गाड़ी ले लेंगे तो 15 साल चला सकते हो। दिल्ली एनसीआर में पूरा ये नियम लागू है। तो फिर जो दिल्ली वाले हैं, यानी तो कई आगे धीरे धीरे मेट्रोस में भी शायद ये लागू हो जाएगा, अपने अपने स्टेट्स के हिसाब से वो आपको समझना पड़ेगा क्या नियम है। तो आप खरीद लिया सेकेंड हैंड गाड़ी केवल 10,000 या 50,000 में, आप नैनो ले लिया, और नैनो आजकल का पूरा बंद ही कर दिया, उसका स्पेयर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, गाड़ी खराब हो गया तो क्या करोगे। इसलिए सस्ता लो, बार बार महंगा लो,
रो एक बार। इसलिए यज्ञ का नियम है और ललित भाई का इंस्ट्रक्शंस है, कोशिश करो नया गाड़ी ही लेने के लिए। पुराने गाड़ी में आपको पता नहीं लगेगा उस गाड़ी का क्या हाल है। लेकिन कई कई ऐसे ऐसे जगह है, जैसे ट्रू वैल्यू कार्स है या सेकेंड हैंड कार्स को क्या करता है कंपनी लेकर उसको पूरा ठीक करके फिर उसको कुछ वारंटी देकर फिर बेचती है। वो फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ वो ले सकते हो, लेकिन हम तो बोलते हैं अवॉइड ही करो, यूज्ड गाड़ी को कभी नहीं लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कितना प्राइस है, कितना गाड़ी का अमाउंट है, तो वो आप लिखेंगे। और कोई स्पेशल पर्पस है इस गाड़ी को चलाने के लिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको बहुत सामान लेके दौड़ना पड़ता है या कहीं प्रदर्शनी लगाना पड़ता है तो फिर हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम एक गाड़ी लेना चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हो। ऑलरेडी एक गाड़ी है, बोले दूसरे गाड़ी ले रहे हो, अब भाई एक गाड़ी है ही तो दूसरे गाड़ी क्यों ले रहे हो, तो और कोई कारण आपका जो आप समझते हो जो वैल्यू जो सुटेबल है वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, सब कुछ है। और यहाँ पे गाड़ी कौन चलाएगा, गाड़ी तो ले रहे हो भाई, आपके पास लाइसेंस है, बोला नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलाएंगे फिर। इसीलिए ये भी नियम बनाया है, कौन गाड़ी चलाएगा उसका ड्राइवर का लाइसेंस नंबर लेना है। ड्राइवर माने यहाँ पे बहनें भी जो गाड़ी चलाती है तो उसका लाइसेंस नंबर क्या है और उसका एक्सपायरी डेट क्या है। क्यों ये बोलते हैं, ताकि उस बहन का लाइसेंस एक्सपायरी जल्दी हो रहा है और गाड़ी अभी खरीद रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर बोलेंगे भाई पहले लाइसेंस बनाओ बहन जी, फिर बाद में आप परमिशन के लिए अप्लाई करना। तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वही गाड़ी चलाएगा और नहीं है तो नहीं चलाएगा ये। क्योंकि इसके बाद ललित भाई कई बार क्या करते हैं, इसी में साइन करके आपको वापस भेज देते हैं, नहीं है तो आपको ईमेल में भी साथ में करते हैं, तो उसमें ईमेल में ही रिप्लाई करता है कि भाई आप गाड़ी खरीद सकते हो। तब आप क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको ईमेल में जब आ जाता है परमिशन का, तो आप क्या कर सकते हो, उस परमिशन का आप एक कॉपी रख सकते हो, ठीक है ना। उसका भी आप प्रिंट लेकर ये लेके रखना। जैसे परमिशन फॉर परचेसिंग व्हीकल, ऐसे दीदी ने मेल भेजा और ललित भाई ने रिप्लाई दिया, यू कैन परचेस मारुति स्विफ्ट डिजायर इन द नेम ऑफ PBK IVV। अब यहाँ पे कौन सा संस्था में लेना है वो भी आपको जरूर लिखना है, ताकि उस हिसाब से आपको सजेशन भी देंगे और उस हिसाब से आपको क्लैरिटी भी मिलेगा कि मेरे को गाड़ी कैसे लेनी है। ये क्लियर हो गया। व्हीकल एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इस व्हीकल एप्लीकेशन का कैसे भरना है, फिर इसको स्कैन करके आप ललित भाई को भेजेंगे, तो फिर ललित भाई आपको रिप्लाई करेंगे। यदि आप गिफ्ट लेना चाहते हैं तो उसके साथ आपको गिफ्ट लेटर भी देना पड़ेगा। गिफ्ट लेटर दे दिया आपका काम हो गया, ऐसा नहीं। जब भी गाड़ी किसी का हम लेते हैं, चाहे आप सेकेंड हैंड खरीदते हैं या नहीं गिफ्ट लेते हैं, तो इसका नियम होता है आपको उस RTO में, जिस RTO में आपका व्हीकल रजिस्टर हुआ, उसी RTO में जाकर फॉर्म 29 और फॉर्म 30 दोनों भरकर उसके आप प्रिंट लेकर उसे वहाँ पे जाकर अपने नाम पे कराना है। अपना नाम माने यहाँ पे संस्था का नाम कराना है, इसको बोलते हैं व्हीकल ट्रांसफ़र। वो भी फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं कि समय ये तो बना के दिया है, यहाँ पे कई कई जगह पे आजकल सारे ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको बोलेंगे बहन जी आप ऑनलाइन भर के यहाँ लाना, तो फिर ऑनलाइन भर के भी ले जाना। जिस हिसाब से जिस स्टेट में जो जो नियम लागू है उस हिसाब से ये फॉर्म 29 और फॉर्म 30 दोनों साइन कराना है। और साथ साथ में एक एफिडेविट भी बनाना है कि यदि मान लो आज से मैं ये गाड़ी खरीद ये बेच रहा हूँ, इसको मेरे को इतना पैसा मिला और ये मिला वो मिला करके सारे चीज़ लिखकर साइन करके एक रिसिप्ट और आपको एफिडेविट दोनों आपको लेना जरूरी है यदि आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो तो। और साथ साथ में आपको यदि गिफ्ट लेटर भी, गिफ्ट में भी किसी का लेते हैं तो भी एफिडेविट लेंगे तो अच्छा है। वो सारे चीज़ इसमें लगेगा आपको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो।
तो ट्रांसफ़र का हर स्टेट का अलग अलग नियम है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे इंडिया को एक ही नियम और एक ही ड्राइविंग लाइसेंस और एक ही आरसी का फॉर्मेट तैयार कर रही है। यदि ये तैयार हो जाए तो सारे जगह पे एक ही होगा। यदि नए गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी आपको आरसी और ये सब चीज़ डायरेक्ट आपको वो जिस जगह से आप खरीद रहे हो वहाँ से आपको मिलेगा। इससे मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि 4 व्हीलर खरीदते हैं तो एक नया खरीदना है, और दूसरा आप किसी से और सेकेंड हैंड खरीदते हैं तो पहले एक अच्छे से मैकेनिक को दिखाकर उस इंजीनियर से आइडिया लेकर ये गाड़ी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, इसका इंजन कैसी है, इसका अल्टरनेटर कैसी है, इसका बैटरी कैसी है, और इसका जो क्या बोलते हैं एसी का सिस्टम कैसे रन कर रही है, सारे चीज़ चेक करा के ही लें। नहीं तो सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर ना जाएं। दूसरा कोई गिफ्ट दे रहे हैं भाई जी तो सेकेंड हैंड ही हो गए ना। बोला कोई बात नहीं, गिफ्ट वाला दे रहे हैं उसमें भी आप देख लो भाई गिफ्ट दे रहे हैं वो लायक भी है या नहीं। कई बार क्या हो जाता है कि कई बाबा के बच्चे सोचते हैं कि मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, इससे अच्छा मैं संस्था को दे देता हूँ। तो संस्था को देने के बाद आप देख लो कि पता चला उस गाड़ी के ऊपर ही इतना ज़्यादा खर्च हो रही है, आपको कई रास्ते में रुक गई है और ये सब चीज़ें हो रही है, वो भी आप सोच समझ कर लें तो अच्छा है। फ्री में मिला है करके कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करो, जो ज़रूरत है जो अच्छी चीज़ है वही एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो उसके बाद जिम्मेवारी आपकी और बढ़ेगी, वो मैं आगे बताता हूँ। जिम्मेवारी क्या बढ़ेगी, ये तो आपने नया कार कैसे लेना है ये क्या है वो पूरा समझ गया। नए कार में आपको कुछ बिल्कुल नया कार है तो वो नए फॉर्म्स के हिसाब से आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी वो बोलते हैं ये 1 साल तक वैलिड है, और किसी किसी का 6 महीने तक वैलिड है। तो आपको पहले जो आपके कंपनी से आप गाड़ी खरीदते हो तो उसमें आपको चेक करनी है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट कितना तक वैलिड है। नए गाड़ी का कई जगह पे 1 साल का होता है, कई जगह पे 6 महीने का होता है, वो आप देखकर ही उसका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट आगे बढ़ाना है। आगे उसको दोबारा रिन्यू कराते रहनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी पोल्यूशन ज़्यादा दे रहा है तो आपके ऊपर हेवी पेनल्टी भी लग सकती है। यदि वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर पकड़ कर देखेंगे तो बोलेंगे इसमें क्या पता चलेगा, नहीं आप पीछे से आपका जो साइलेंसर से इतना धुआं आएगा, काला धुआं आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप समझ लो इंजन का हालत ख़राब हो रही है। तो फिर आपको इंजन का ढंग से सर्विसिंग कराना पड़ेगा, या इंजन कभी कभी बैठ भी जाता है। तो इसलिए पोल्यूशन जब आप रेगुलर चेक करते हो तो आपका गाड़ी का हाल क्या है क्या नहीं है वो सारे ऑटोमेटिकली पोल्यूशन बताता है। गाड़ी अच्छी है तो पोल्यूशन बिल्कुल कम होगा, गाड़ी ज़्यादा ख़राब है तो पोल्यूशन में आपको सर्टिफिकेट में बोलते हैं कि एमिशन ज़्यादा है, आप जाके सर्विसिंग कराओ। ये है पोल्यूशन के बारे में। फिर नया गाड़ी आप खरीद रहे हो तो ठीक है, यदि उसमें भी आप खरीदने के टाइम में 2 ऑप्शंस हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बहनों के नाम पे 4% होती है, कई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और संस्था के नाम पे 6% होती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है तो ललित भाई परमिशन देता है कि आप इंचार्ज के नाम पे खरीद सकते हो, लेकिन यज्ञ का नियम है इंस्टीट्यूशन के नाम से ही खरीदना है। जब इंस्टीट्यूशन के नाम से ही खरीदना है तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इतना बड़ा हमारा संस्था का नाम है, पूरा आएगा भी नहीं। इसीलिए कई जगह पे जो आप इंश्योरेंस में नाम लिखवाते हो थोड़ा देख लेना, PBK IVV भी लिख सकते हैं, यानी तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी उसके बाद IVV लिख सकते हैं। ये उस हिसाब से सोचकर आप अपने RC में लिखवा लेना। वो क्या करता है कि आपको RC बनने के लिए आपका इधर पैन कार्ड मांगता है, या नहीं तो फिर आपका संस्था का जो बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज मांगता है एड्रेस प्रूफ के लिए, या नहीं है तो आपका बिजली का बिल मांगता है। यदि इन तीनों में हमारा संस्था का नाम गलत है तो नेचुरल है RC में भी गलत होगा, फिर RC को अमेंड करने में और पंगा होगा। इसीलिए जो नाम पक्का है जिसमें वही सर्टिफिकेट उसको दे, क्योंकि पैन कार्ड में नाम पक्का है तो पैन कार्ड ही ज़्यादातर उसको देंगे तो बहुत अच्छा है, पूरा नाम आएगा उसमें।
कई कई जगह पे क्या करता है कि सन ऑफ के जगह पे वो पूरा संस्था का नाम लिख देता है, या नहीं तो फिर एड्रेस का पहला लाइन में संस्था का पूरा नाम लिखता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज, एड्रेस में ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि नाम और एड्रेस ऊपर नीचे होता है तो इसके मतलब उसको देखते ही पूरा नाम आ जाता है, इसलिए ऐसे भी करते हैं। आपको अप्लाई करने के टाइम में वो सारे चीज आपको लिख कर देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका नाम से व्हीकल का आरसी बनेगा, ठीक है। यदि इंचार्ज के नाम पे बनता है तो आपके लिए और थोड़ा फॉर्मेलिटीज पूरा करनी पड़ेगी, एक एफिडेविट भी बनाकर देनी पड़ेगी कि भाई ये गाड़ी संस्था के लिए यूज कर रहे हैं, नाम भले मेरा हो, ये संस्था में कोई भी भाई बहन इसको यूज कर सकते हैं, और जो भाई बहन यूज करेगा उसके द्वारा कुछ गलती हो गया वो जिम्मेवार है, मैं नहीं हूँ। इंचार्ज के नाम पे तो गाड़ी ले लिया, लेकिन कल कोई आप भाई बहन जाकर कोई एक्सीडेंट करेगा तो पकड़ेंगे किसको? इंचार्ज को। इसीलिए सबसे उत्तम तरीका है, सबसे सही तरीका है, एथिक्स भी यही कहता है, आप संस्था के नाम पे ही गाड़ी लेना है। तो इंचार्ज के नाम पे कम और इसके नाम पे क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन के नाम पे, संस्था के नाम पे गाड़ी लेना जरूरी है। यदि इंचार्ज के नाम पे लेते हैं तो एफिडेविट और ये देना जरूरी है। यदि मान लो कोई फ्री यूज में आपको दे दिया, जब फ्री यूज में दे दिया तो भी आपको यहाँ पे फ्री यूज व्हीकल का भी फ्री यूज लेटर है, उस फ्री यूज लेटर को लेकर आपको भरवाना है उसको भरवाने के बाद आप उसको अपने पास जरूर रखना है। तो व्हीकल फ्री यूज लेटर भी है, परमिशन लेटर के नीचे ही है ये व्हीकल फ्री यूज लेटर। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ और भी बातें। मान लीजिए बोलते हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, कोई भाई बोला कोई बात नहीं दीदी मैं खरीद के दे देता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। जब इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे तो वो व्यक्ति आपको संस्था में डोनेट कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं होता है तब तक हमारी संस्था भी ऐसा ले नहीं सकता है उस गाड़ी को, और संस्था कभी इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद सकती है, ये भी आपको मैं समझा दूं। संस्था ना इंस्टॉलमेंट में खरीद सकती है, या यदि इंचार्ज बहन को किसी ने दे दिया या इंचार्ज बहन ऐसा सिचुएशन में कोई क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं, ऐसा परमिशन है नहीं, ठीक है। यदि किसी भाई बहन के द्वारा आप गाड़ी खरीद के इंस्टॉलमेंट में आपको दे रहा है तो आपको क्या करना है, उसमें उतना ही फ्री यूज लेटर ही लेनी है, गिफ्ट लेटर नहीं लेनी है। जब वो इंस्टॉलमेंट सब पूरा हो गया तब आप उसको गिफ्ट लेटर ले सकते हो। फ्री यूज लेटर उसको कहा जाता है यदि गाड़ी, देखो आई एम रेगुलर स्टूडेंट, मैं ब्रह्मा कुमारी इसका स्टूडेंट हूँ और मैं इसमें पूरा ये है, और मैं ये गाड़ी मेरे नाम पे है और आरसी भी उसका लेना है, और ये मैं फ्री यूज के लिए दे रहा हूँ। व्हीकल का मेंटेनेंस, रनिंग एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस सब कुछ संस्था बेयर करेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक एफिडेविट भी इसके साथ देना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति आपको गाड़ी दे रहा है यदि आप जाके किसी को एक्सीडेंट करेगा उसके नाम ना जाए। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब फ्री यूज में दे दें तो उसके साथ एफिडेविट भी उसका लगा दो, तो संस्था जिम्मेवार है कुछ भी कार्य हो तो, उल्टा कार्य हो तो, ताकि वो व्यक्ति सेफ हो। और संस्था जब लेती है तो उसको, उस गाड़ी को बहुत ट्रस्टी बनकर यूज करेगी, क्योंकि वो गाड़ी फ्री यूज में मिला, और वो कभी वापस भी ले सकता है। यदि आपको ही दे दिया तो उस व्यक्ति के साथ ही आपको कारोबार कराना है। अगले साल आपको इंश्योरेंस कराना है, भले आप अपने अकाउंट में इंश्योरेंस दिखा सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस का जो पैसा है, इंश्योरेंस का जो नाम है, वो उसी व्यक्ति के नाम पे होगा। यदि कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इंश्योरेंस आपने कराया है, फॉर्म गिम सारे चीज भरेगा कौन? वही व्यक्ति भरेगा। ये है फ्री यूज की कहानी। फ्री यूज में आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, फ्री यूज में आपको एज ए ट्रस्टी यूज करेंगे, गाड़ी में कुछ भी हो जाए आप जिम्मेवार हो, ये हमेशा ध्यान रखना है।
क्लियर हो गया फ्री यूज लेटर का। और मान लीजिए कि कई बार क्या हो जाता है कि जो बहनों का माँ बाप यदि कोई गिफ्ट दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं, तो वो भी कोशिश करें कि गिफ्ट स्कूटी के रूप में ना दें, गिफ्ट चेक के द्वारा आप दे दें। वो चेक के द्वारा लेने के बाद आप संस्था में वो चेक डालकर संस्था के नाम से आपको क्या करना है, गाड़ी खरीदनी है। फिर भी गलती से उसने कोई काम हो गया तो भी आपके नाम पे हो गया, तो फिर इंचार्ज के नाम पे हो गया। तो इंचार्ज के नाम पे हो गया तब भी आपको एफिडेविट और आपको विल लिखना पड़ेगा। विल माने क्या होता है कि भाई मेरे मरने के उपरांत ये गाड़ी संस्था के लिए है। तो ये विल और एफिडेविट कंपल्सरीली आपको देना पड़ेगा यदि इंचार्ज के नाम पे है। तो कोशिश करें किसी भी हालत में अपने नाम पे ना लो, क्योंकि संस्था की गाड़ी है, आज आप चलाओगे कल कोई और संस्था में रहने वाला चलाएगा, गलत काम करेगा, वो फंसेंगे आप। सो बेटर ये है कि संस्था के नाम पे हो, तो संस्था के नाम पे जो गाड़ी चला रहा है वो व्यक्ति जिम्मेवार होता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है हमें क्या करना है फ्री यूज लेटर के बारे में, इसके बारे में और व्हीकल्स के बारे में आपको कंप्लीटली क्लैरिटी हुआ होगा। फोर व्हीलर का क्या है क्या नहीं है। आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें लिख के भेज सकते हो टेलीग्राम में या कहीं पे भी, ताकि आपका इसका कंटिन्यूएशन मैं कल आपको और समझाता हूँ कि कैसे हमारा एम परिवहन ये है ऐप क्या है, उसको कैसे हम डाउनलोड करें और कैसे हम इसके बारे में पूरा यूज़ करें। और कहीं पे भी क्या आरसी हमेशा जेब में लेके घूमना पड़ेगा या आप एम परिवहन में जो आरसी ऑटोमेटिकली आता है उस आरसी को दिखा देंगे तो हमारा काम चलेगा। ये भी आपको कल आपको स्पष्ट समझाएंगे और कोशिश करेंगे कल पूरा एक चीज़ महीन रीति से समझाएं, ताकि बहनों को, और क्या बहनें गलतियां करती है अटैचमेंट्स में ये सब चीज़ चढ़ाने में। कई बार हमने ये देखा ऑडिट करते वक्त या चेकिंग करते वक्त, एक बार आरसी 3 बार 4 बार चढ़ाया बहने। और दूसरी बात, इंश्योरेंस आपका जो 15 साल का पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद गाड़ी को क्या करना है, उसके 15 साल होने से पहले बेचना है या नहीं है। तो 15 साल के बाद आपने बेचा नहीं है और आपका आरसी खत्म हो गया, एक्सपायरी हो गया, तो क्या करना चाहिए। उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, बहुत स्पष्ट रीति से आपको कल समझाएंगे, ताकि कल का क्लास जरूर सुनना, क्योंकि इसका कनेक्टिंग क्लास है। ये सुन लिया आधा समझ में आएगा, वो सुन लिया तो पूरा समझ में आएगा। इसलिए ये दोनों क्लासेस इंटरकनेक्टेड है। तो कल का क्लास जरूर सुने, और जो भी डाउट्स है तो आप पहले पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं साइड में आपका कमेंट्स वाला भी मैं खोल के देख रहा हूँ, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करके आपको क्लासेस में पूरा क्लियर करने का हमारा विचार है। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसी टाइम में उसका प्रश्न आप चार्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सारे चार्ट का क्वेश्चंस उसी टाइम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं कुछ और आप कुछ और पूछ रहे हैं। तो फिर उसके बारे में भी हमको थोड़ा बहुत बताएंगे, तो कभी कभी डिविएट भी होता है। इसलिए आप प्रश्न भले लिखें, और कोशिश करता हूं मैं आपका सारे प्रश्न का उत्तर देने की, ताकि आपको हर रीति से अच्छा समझ में आएगा। और कई प्रश्न पूछ रहे हैं एफिडेविट कहाँ से मिलता है। एफिडेविट कहीं से नहीं मिलता है, आपको डॉक्यूमेंट राइटर आपके यहाँ होता है या नोटरी वाला होता है, उसके पास आप जाएंगे तो एक एफिडेविट बोलो कि भाई ऐसे ऐसे हमको एफिडेविट बनाना है, तो आप अपना डिटेल्स देंगे तो वो एफिडेविट बनाकर आपको देते हैं। एफिडेविट माने कोई ऐसा खरीदने वाला चीज़ नहीं है, ये आपको कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या नहीं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जहाँ होती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जहाँ होती है, या गाड़ियों का घरों का जब रजिस्ट्रेशन जहाँ होती है, या नोटरी होती है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो भी एफिडेविट बनाते हैं। वहाँ पे जाकर आपको ये सब चीज़ बनाना पड़ेगा।
तो ये आपको मैं कल बहुत स्पष्ट रीति से समझाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 9:33 हो गया। बाबा को याद करते हैं इस सेशन को हम एंड करते हैं, और कल फिर आपसे मिलेंगे और गहराई से इसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि आप देखो कैसे आप आरसी एंट्री करते हो, इनवॉइस के बदले में आप क्या चढ़ा देते हो। बिल के बदले में बिल चढ़ा दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बदले में कुछ और चढ़ा देते हो तो गलत है। आरसी कैसे चढ़ाते हो, आरसी एक बार नहीं 2-2 बार चढ़ा देते हो एक ही में। और आप कार का परमिशन चढ़ा देते हो। फिर इंश्योरेंस में भी 2-3 पेजेस बहुत देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, केवल रिसिप्ट चढ़ाते हैं, और उसका भी क्या प्रक्रिया है मैं कल आपको बहुत स्पष्ट रीति से समझाता हूँ। कल तक के लिए ओम शांति। अभी बाबा को बहुत प्यार से याद करके हम इस सेशन को एंड करेंगे। अच्छा, बाबा को प्यार से याद करें। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जी